जी, तो हमारे पास अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आ गया जो बिजनेसेस सेट कर सकती हैं अदर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो यहाँ पर आ गया प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग मैक्सिमाइजेशन की जगह पर। इसका मतलब है कि कम से कम इतना प्रॉफिट हो कि आप अपने ओनर्स को जो है वो सेटिस्फाई कर सकें, इसलिए नाम ये रखा हुआ है। मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं, तो इतना हो कि शेयर होल्डर जो है ना वुड लाइक टू स्टे विद द बिजनेस। तो मतलब वो प्रॉफिट जो शेयर होल्डर्स, वो मिनिमम एक्सेप्टेबल प्रॉफिट जो शेयर होल्डर्स को, जिसमें शेयर होल्डर जो है ना वो एनॉय नहीं होंगे, एंग्री नहीं होंगे, और माइट नॉट थिंक टू लीव द कंपनी और लाइक टू सेल देयर शेयर्स। अच्छा, अब लेकिन शेयर होल्डर्स के अलावा और स्टेक होल्डर्स हैं, उनको भी आपने सेटिस्फाई करना है। तो वो कैसे, मतलब अब शेयर होल्डर की तो समझ आ रही है, लेकिन उसके अलावा जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे ही मैंने ये यहाँ पे लिखा है वर्क फोर्स एंड कंज्यूमर्स, वो कैसे सेटिस्फाई होंगे, आप मुझे बता सकती हो? मतलब प्रॉफिट आपने कमाना है तो वो तो चलो, कितना कमाएं मिनिमम एक्सेप्टेबल जो शेयर होल्डर्स को हैप्पी रखे, जिसमें शेयर होल्डर छोड़ के ना जाए। शेयर होल्डर छोड़ के ना। तो प्रॉफिट का वर्कफोर्स और कंज्यूमर से क्या ताल्लुक होगा? सर, अगर मिनिमम प्रॉफिट अर्न करेंगे तो प्राइस भी हम कम चार्ज कर सकेंगे, तो उसमें कंज्यूमर का बेनिफिट होगा। और प्रॉफिट कम होगा तो हम वेज भी ज़्यादा ऑफर कर सकते हैं वर्कफोर्स को। ओके, वेज भी ज्यादा ऑफर कर सकते हैं, या पे, अच्छा ओके, या फिर वो प्रॉफिट के वर्कर्स को भी लगे कि बिजनेस इज स्टिल अर्निंग प्रॉफिट, और हमें वेज तो मिल रही है, लेकिन ये कि हमारा फ्यूचर सेफ है, और अगर कि बिजनेस कॉन्टिन्यूसली लॉस में जा रही है या इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो वर्कफोर्स भी दे कैन स्टार्ट थिंकिंग कि यार ये बिजनेस अब डूब रहा है, इधर से निकलें। तो एक ये भी चीज कि दे मस्ट फील सिक्योर, और दूसरा ये कि इतना प्रॉफिट तो होना ही चाहिए आपको कि उनको लगे कि जो वट एवर वेज दैट इज बीइंग गिवन टू द वर्कर्स, द बिजनेस कैन कीप ऑन गिविंग दैट वेज फॉर लॉन्गर टाइम या इन द फ्यूचर एज वेल। तो ये ना उन्हें लगे कि उनकी वेज जो है वो निकालना इनके लिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि इतना प्रॉफिट ही नहीं हो रहा। अगर तो इस सेंस में हम ले सकते हैं, ज्यादा वेज देना तो शायद मुश्किल हो, लेकिन हाँ कोई जो वेज दे रहे हैं, या वो वेज जिसपे वर्कर्स काम करने के लिए तैयार हैं, वो वेज अगर आप दे रहे हैं तो फाइन, और वो आप वेज दे सकते हैं, मतलब डिस्पाइट गिविंग दैट वेज द बिजनेस इज स्टिल एबल टू सेटिस्फाई देयर शेयर होल्डर्स एज वेल। तो वो है प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग, मतलब उतना प्रॉफिट जिसमें शेयर होल्डर हैप्पी भी हैं, और उसमें आप वो वेज जिसमें वर्कर्स काम करने के लिए तैयार हैं वो भी आप वो निकालने के बावजूद रेवेन्यू में से आप उतना प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं। और कंज्यूमर वाली बात आपने बिल्कुल ठीक की है कि प्राइस जो है ना वो आपकी रीजनेबल हो, तो इतना प्रॉफिट आप कमाएं जिसमें कंज्यूमर्स को भी लगे कि जो प्राइस चार्ज कर रहे हैं वो रीजनेबल है। ज्यादा प्रॉफिट चार्ज, वैसे भी आपको पता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में तो फिर आप प्राइस को ज्यादा चार्ज करेंगे, या यू विल गिव इट अ ट्राई दैट द गैप बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट जो है वो बढ़े, ज्यादा से ज्यादा हो, तभी होती है ना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो वो नहीं। अच्छा ओके, अब ये आगे जो लिखी हुई बात वो कि कंज्यूमर्स में एक्सपेक्ट टू सी प्राइसेस फॉलिंग पर्टिकुलरली इफ देर आर राइवल प्रोड्यूसर्स। अच्छा, अब प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग में भी अगर राइवल प्रोड्यूसर्स मौजूद हैं तो आपको कम तो करनी पड़ेगी। अच्छा, अब अगर आप लेट्स से कि ऊपर हमने सर्वाइवल में भी पढ़ा है, वहां पर भी कंपटीशन में आप सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं, और यहाँ अगर और प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग ऑब्जेक्टिव भी रख सकते हैं। बस फर्क ये है कि जब आप सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव रखते हैं तो इसका मतलब है यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू स्टे इन द मार्केट, या फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू compete इन द मार्केट। आपको इंटेंस कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, और उसके लिए फिर आपको फिलहाल जो है वो अपने बाकी सारे ऑब्जेक्टिव्स को फॉरगो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये है कि कंपटीशन तो हर जगह होता है, लेकिन
आपको अगर कंपटीशन है तो आपको वही प्राइस को थोड़ी कम चार्ज करेंगे, तो कस्टमर्स वुड स्टिल लाइक टू बाय फ्रॉम यू, जैसे भी आपने बात की है कि तो उसमें प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा लेकिन कंज्यूमर्स हैप्पी होंगे। एक ये कि आप एक रीजनेबल प्राइस चार्ज कर रहे हैं, और दूसरा ये कि व्हेन दे कंपेयर द प्राइसेस विद द प्राइसेस चार्ज बाय अदर प्रोड्यूसर्स, अदर राइवल प्रोड्यूसर्स, तो उन्हें आपकी प्रोडक्ट में लगेगा कि इट इज़ अ गुड वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। वो जरूरी है। अच्छा, और ये दिस इज अ लॉन्ग वे from the simple profit maximizing theory, as firms may choose to sacrifice some potential short term profits to satisfy these expectations। अच्छा, एक बात तो है कि ये नॉर्मली सर्वाइवल प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग ये रखा जाता है आपके शॉर्ट टर्म के अंदर, शॉर्ट टर्म में। लॉन्गर रन में इसको ऑब्जेक्टिव के तौर पे रखना जो है ना वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कई सूरत हाल में आप ये करते हैं, हम जैसे बात कर ही रहे हैं अभी। अच्छा, फिर ये where the firm shareholders are divorced from control of the firm, there may be a conflict of interest. The management motive may be concerned with growth rather than profit। तो ये भी एक चीज है कि अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो शेयर होल्डर जब तक वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो वहां पर भी आप इतना प्रॉफिट दें कि अगर आप ग्रो भी कर रहे हैं तो, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव ग्रो करना है, तो ग्रो भी कर रहे हैं तो स्टिल यू आर एबल टू generate enough profit या distribute enough dividends among shareholders जिसपे वो हैप्पी हों, तो डिस्पाइट ग्रोथ। तो ये भी एक वजह है इसके अंदर। फिर प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग में एक फीचर ये है कि अगर एक फर्म बहुत लंबे अरसे तक मार्केट शेयर ज्यादा एंजॉय कर रही है, मतलब वो स्टैब्लिश्ड है और उसके कस्टमर्स हैं और सेल बहुत हाई वो अचीव कर रहे हैं बड़े अरसे से, तो उसमें ये हो सकता है कि यार हम तो हैं ही अच्छे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमें हमारी तो सेल होगी। तो ये बहुत से बिजनेसेस ऐसे रहे हैं, तो उसमें हम ये कहेंगे कि उनकी मिस्टेक की वजह से प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग पे आ रहे हैं। एक ये भी रीजन हो सकता है कि कॉम्प्लिसेंसी कैन लीड टू फर्म लूजिंग फोकस ऑन देयर कॉस्ट स्ट्रक्चर, कि उन्होंने कॉस्ट डेटा को देखना ही छोड़ दिया है, और इट माइट बी इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंसी। ठीक है, रिसोर्सेज को सही ऑर्गेनाइज करके सही प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रहे इन द बेस्ट पॉसिबल यूज, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। नए प्रोडक्ट्स नहीं निकाल रहे, तो आपको उससे प्रॉफिट लॉस तो नहीं होगा लेकिन प्रॉफिट कम हो जाएगा। और उसमें ये वजह कि आपने, मैं एग्जांपल्स की देता हूँ लेकिन आपने नहीं ध्यान दिया अपनी नई प्रोडक्ट्स पे या इम्प्रूव्ड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन पे, तो आपकी कॉस्ट जो है ना वो इन कंपैरिजन टू राइवल बिजनेसेस ज्यादा हो गई, पहले थी नहीं। अच्छा, अगर तो प्रोसेस इनोवेशन है, प्रोसेस इनोवेशन का आपको पता है एएस में भी आपने पढ़ा है, तो ये ऑपरेशन से रिलेटेड है। कुछ आप ऐसा करें जिससे आपका जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए और कॉस्ट भी आपकी इसमें बचे, क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो आपकी वो कॉस्ट कम थी लेकिन आपने फर्दर उस पर काम नहीं किया, तो राइवल बिजनेसेस जो है ना वो उससे भी कम कॉस्ट प्रोसेस में ले आए, तो ऑफ कोर्स अब आपके लिए वो प्राइस आपसे कम जब चार्ज करेंगे तो यू हैव टू रिड्यूस द प्राइस एज वेल। लेकिन आपकी कॉस्ट कम नहीं हुई फिर भी प्राइस कम करनी पड़ेगी, तो फिर सारी बात है वो लॉस ऑफ प्रॉफिट तो होगा, पर आप क्या प्रॉफिट फिर सेटिस्फाइसिंग की तरफ तो जाएंगे आप। दूसरा कि प्रोडक्ट आप इम्प्रूव नहीं कर रहे, तो ये हुआ भी बाद में करते हैं, मैंने आपको जैसे पहले बताया भी, पहले भी बात हुई, नोकिया सेल फोन था, वो रह गया पीछे, अब कीमत उसकी बहुत ज़्यादा नहीं भी है। वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट ने टेक ओवर कर लिया हुआ है, वो उन्होंने नहीं किया इम्प्रूव, और अब वो उसकी कीमत को कम रखना पड़ा उनको काफ़ी अर्सा, फिर भी उनकी इतनी सेल नहीं हो रही थी। बारह बाद में टेक ओवर हो गया और बात है। आप, मैंने जो बहुत दफ़ा एग्जांपल देता हूँ आपको, होंडा, टोयोटा, सुजुकी, तो अब इनको चूंकि इन्होंने नहीं इम्प्रूवमेंट लेकर आए प्रोडक्ट में, तो इनको दूसरी फॉर्म मार्केट में आ गई बेहतर प्रोडक्ट के साथ और कीमत भी कम थी, तो इनको फिर टफ टाइम देखना पड़ा कि इनको या तो अपने प्रोडक्ट्स को डिसकंटिन्यू करना पड़ा जो चल रहे थे पहले, लेकिन अब उनको
डिसीजन लेना पड़ा, क्योंकि उन्होंने नहीं देखा कि भाई दूसरे प्रोडक्ट्स हैं वो इससे बेहतर है। और प्राइस में भी बहुत ज़्यादा इजाफा जो है वो वो इनके लिए मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि वो करेंगे तो लोग तो ऑलरेडी स्विच कर ही रहे हैं दूसरे ब्रांड्स की तरफ, तो वो चले गए। तो इनको भी अब फिर ये इम्प्रूव प्रोडक्ट के साथ इन्होंने ये मार्केट में आए जरूर हैं। मैं अगर आप देखो, बात हुई थी कि टोयोटा में भी उन्होंने थोड़े वेरिएंट्स, अगर फॉर्च्यूनर कहें तो थोड़े वेरिएंट्स उन्होंने और निकाले। आप वो टोयोटा करोला को ले ले तो उसमें भी उन्होंने थोड़े वेरिएंट्स को ऐड किया, कुछ को डिसकंटिन्यू किया, वगैरह वगैरह। तो वो एक एरिया, और उन्होंने उनको कुछ अरसा जो है वो ये सेटिस्फाइसिंग पे चलना पड़ा। लेकिन उनका ऑफ कोर्स ब्रांड बहुत बड़ा है, टोयोटा तो दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड है कार मैन्युफैक्चरिंग में, सबसे ज्यादा वो बनाते हैं गाड़ियां, लार्जेस्ट बिजनेस है इन द वर्ल्ड। तो उनको भी फेस करना पड़ा ये प्रॉफिट एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन बड़ी कंपनीज थी तो ये शॉर्ट टर्म में ही होता है, मैंने आपसे कहा था। शॉर्ट टर्म में उन्होंने नहीं रियलाइज किया, प्रॉफिट कम हो गया, और बाद में फिर उन्होंने जब ये देखा, जो कि बड़ी कंपनी थी, जल्दी रियलाइज किया और उसको कवर अप कर लिया। तो शॉर्ट रन में तो लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ, लेकिन बाद में वो आगे निकल गए, और फिर प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग उनका ऑब्जेक्टिव नहीं रहा। अच्छा, और ऑब्जेक्टिव रहेगा क्यों? क्योंकि भाई ऑप्शन नहीं ना, आपने डिले कर दिया, तो जब तक आप इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट लेकर नहीं आएंगे, प्रोसेस इनोवेशन लेकर नहीं आएंगे, उस वक्त तक आपको प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग ही अचीव होगा। मतलब आप ऐसे कह लो कि ऑब्जेक्टिव, इस केस में जो मैं बता रहा हूं, जानबूझकर आपने ऑब्जेक्टिव रखा नहीं, आपको रखना पड़ गया मजबूरन, कि जब तक आप उस लेवल के प्रोडक्ट या उस लेवल की प्रोसेस इनोवेशन नहीं लेकर आएंगे, आप प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग से आगे जा नहीं पाएंगे। तो ये इस तरह से था। अच्छा, फिर सेल्स मैक्सिमाइजेशन, ये भी अ, इसको भी हम देख लें अगर, तो आपका मकसद है कि प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिके। और आप मुझे ये बताओ कि सेल्स मैक्सिमाइजेशन में जो ये लिखा है, दिस ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द वॉल्यूम ऑफ सेल्स रादर देन टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स। इसका मतलब क्या है? सर के क्वांटिटी यूनिट्स जो है वो ज्यादा मैक्सिमाइज करने हैं। जी, ज्यादा आउटपुट, हाँ जी, ज्यादा आउटपुट सेल करनी है, बिल्कुल सही। रेवेन्यू नहीं, खाली आउटपुट सेल करनी है। ओके, तो अब जब इसकी बात कर रहे हैं तो फिर आप प्रॉफिट को तो इग्नोर करेंगे, आप कहेंगे यार ज्यादा आउटपुट बनानी है, कहीं पे अगर प्रॉफिट ब्रेक इवन भी हो रहा है तो कोई बात नहीं। मतलब ये जो लिखा है, विद सेल्स मैक्सिमाइजेशन द फर्म वुड इंक्रीज आउटपुट अप टू द ब्रेक इवन आउटपुट वेयर द टोटल रेवेन्यू जस्ट कवर्ड द टोटल कॉस्ट। ये ना, मैं इसकी डायग्राम भी वैसे मैंने ये मैं बना देता हूँ, मैंने ऐड की तो हुई थी, लेकिन ओके, ऑल राइट, मैं अभी बना देता हूँ। अच्छा, ये हो गया, ये है बात। अब इसको अगर हम देख लें, मैं यहाँ डायग्राम बनाता हूँ। वो डायग्राम कुछ ऐसी होगी। और हम ऐसा करते हैं कि जैसे अगर इम्परफेक्ट कंपटीशन की डायग्राम बनाऊं, तो लेट्स सी ये, इसको हमने ए आर कह दिया, ये एम आर है। यहाँ पे हम, ये एम सी है। अच्छा, और ये हमारे पास
इसको जरा ऊपर करना है मुझे। ये हमारा आ गया AC। अच्छा, अब ये ना यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये क्या है जी? ये है सेल्स मैक्सिमाइजेशन। अच्छा, मैं थोड़ा ना, एक मिनट यार, तो नीचे मुझे MC करना पड़ेगा। ये कंट्रोल ही नहीं हो रहा मुझे। ये ठीक है। और यहाँ पे AC भी बना लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो सेल्स मैक्सिमाइजेशन है, हम उसको देखेंगे। तो सेल्स मैक्सिमाइजेशन जो है ना, वो होगी यहाँ पर। यानी कि सेल्स मैक्सिमाइजेशन की जो कंडीशन है, वो क्या बनी, बता दो, क्या कंडीशन है? AC AR। जी, वो बन गई जी, AC इज इक्वल टू AR। यहाँ पे ब्रेक भी नहीं आ रहा आपको, यहाँ तक आप प्रोड्यूस करेंगे और सेल भी करेंगे। अच्छा, तो यहाँ अब बाकी भी हैं हमारे पास। रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन भी होती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होती है। वो आपको उन कंडीशन का पहले से आइडिया है, तो उसके बारे में हमें बात करने की जरूरत नहीं है। तो ये डायग्राम भी आप बना सकते हैं बताने के लिए। अगर कंपेयर करना हो हमने, MC ना भी बनाए, तो AC और AR जहाँ इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ ब्रेक इवन आपको आ रहा है, और यहाँ पे टोटल कॉस्ट भी टोटल रेवेन्यू के बराबर होगी। तो फिर आप यहाँ जाएंगे और वो जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट है उसको छोड़ देंगे। अच्छा, अब एक ब्रेक इवन वो भी तो है जहाँ AC AR बराबर आता है, लेकिन वो मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट पे ही होता है, जहाँ MC = MR है। यानी कि ये बात को समझो कि मैं अगर यहाँ, अभी उसे डायग्राम मैंने ये बनाई हुई ना, इसलिए बात कर रहा हूँ ये। अभी MC = MR कहीं और आ रहा है, AC = AR कहीं और आ रहा है। तो हम अगर AC = AR पे जाएंगे, तो इसका मतलब है हम सेल्स मैक्सिमाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, या एक और भी वर्ड इस्तेमाल करते हैं, आउटपुट मैक्सिमाइजेशन, ये भी बोला जाता है। तो ये डायग्राम भी आप बना सकती हैं, आप इसको ऐड भी कर सकती हैं। मैंने MC ऐसे ही ड्रॉ किया था। मतलब MC जो है वो जो जहाँ जाहिर बात है वो जो कट करेगा, यहाँ पर ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। तो आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ नहीं जा रहे, आप आउटपुट को बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं, तो वहां प्रोड्यूस करेंगे आप। तो वो इसलिए बनाया, वो MC की जरूरत नहीं है, नहीं भी बनाएंगे तो आपने जहाँ AC AR को टच कर रहा है आपने वो देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाह रहा था। ये तो चलिए इम्परफेक्ट है ना, अगर मैं परफेक्ट कंपटीशन की बात करूं,
ये ए आर इज इक्वल टू एम आर, ये हो गया। एमसीक्यू में भी वो कुछ भी पूछ सकते हैं, मतलब कोई भी मार्केट स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं। सी। और एसी भी यहाँ बना लेते हैं, तो यहाँ जरा ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। वो बन जा। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप गौर करो तो ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, सॉरी प्रॉफिट मैं कह रहा हूँ कि एमसी, ये है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल आउटपुट ये है। तो आपकी जितनी कॉस्ट है उसके हिसाब से आप इतना प्रोड्यूस अगर करेंगे, तो आप देखो आपकी एवरेज कॉस्ट नीचे है और आपका जो रेवेन्यू है वो ऊपर है। तो आप अब इस आउटपुट पर रहते हुए और इतनी कॉस्ट के साथ प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने में कामयाब होंगे। अच्छा, लेकिन आप जो हैं वो आगे जा रहे हैं यहाँ, यहाँ पर भी। तो अब आप यहाँ प्रोड्यूस करेंगे तो नजर आ रहा है कि आप आउटपुट ज्यादा बेचना चाह रहे हैं प्रोड्यूस करके। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल आउटपुट और जो सेल्स मैक्सिमाइजेशन है, वो उसमें फिर ये डिफरेंस नजर आ रहा है कि वो आउटपुट ज्यादा है। तो यहाँ पर भी आप जो है वो चाहें तो ये डायग्राम ड्रॉ करके दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू दोनों बराबर ही आ गए। जबकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मैक्सिमाइजिंग लेवल आउटपुट जो एमसीजी एम आर है, वहाँ पर वादे तौर पर एवरेज कॉस्ट एमआर से कम है और वहाँ प्रॉफिट आपको हो रहा है। तो बताना ये था कि वहाँ प्रॉफिट, यानी कि ये नहीं कि फर्म को प्रॉफिट हो नहीं रहा, हो रहा है, लेकिन वो ज़्यादा बना रहे हैं। इसका मतलब है कि वहाँ पे उनकी एवरेज कॉस्ट जो है वो बढ़ना शुरू हो गई ना। मतलब अगर हम बात करें शॉर्ट रन की या लॉन्ग रन की, अगर चलो कर लेते हैं, तो लॉन्ग रन के अंदर पहले इकोनॉमी स्केल चल रहा था, तो आप को डिस्काउंट स्केल शुरू हो गया लेकिन आप बाज नहीं आए। ठीक है, और आपने फर्दर प्रोड्यूस किया और उससे कॉस्ट आपकी बढ़ते बढ़ते जो है वो एआर के बराबर चली गई। डिस्काउंट स्केल अगर शॉर्ट रन है तो हम बोलेंगे कि पहले लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न चल रहा था और बाद में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न आ गया, और आप फिर भी बाज नहीं आए, और वो कॉस्ट बढ़ते बढ़ते एमआर, सॉरी एआर के बराबर आ गई। तो आप वहां प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि आपका मकसद कुछ और है। कॉस्ट बढ़ रही है तो कोई मसला नहीं है, आप आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं और बेचना भी ज्यादा चाह रहे हैं। क्या वजह हो सकती है इसकी? मार्केट शेयर। मार्केट शेयर, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। और आपको जहाँ ये फियर है कि भाई और न्यू एंट्रेंट्स आ सकते हैं, तो हमें उन लोगों को भी सप्लाई करना है जो पहले नहीं, जिनको हम पहले नहीं दे रहे थे, तो वहां भी देना है हमने। तो ये बिल्कुल मुमकिन है आपके लिए कि डिस्पाइट द फैक्ट कि आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, आपको प्रॉफिट नहीं है, लेकिन हम वहां भी दे रहे हैं। तो मार्केट शेयर बढ़ाने से वैसे भी रेपुटेशन ज़्यादा बेहतर हो जाती है, और उसके बाद फिर आप उसको कैश इन कर सकते हैं। अच्छा, ओके, ये तो आपको समझ आ गई। तो अब सेल्स कैन ऑल्सो बी मैक्सिमाइज्ड वेयर अ फर्म follows an objective of growth maximization through increasing market share। वही आपने भी बात बताई है, इसीलिए मैंने ये आपको लाइन बात दिखाई है। द बेनिफिट्स ऑफ economy scale can apply when a firm acquires or merges with a competitor। तो आप जब ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो इकोनॉमी स्केल भी आएगी, लेकिन आपको उसके बाद और फर्दर मार्केट शेयर लेने की गेन कर रहे हैं तो डिस्काउंट स्केल भी आ सकता है, जैसे कि हमने देखा भी है। और इसमें भी यही है कि एवरेज कॉस्ट जब नीचे को जा रही है तो आप वहां नहीं रुकेंगे ना। मतलब ये जो डायग्राम बनी है, यहाँ पे देखो ना, दो जगह पे अगर आप गौर करो, आपने पहले भी इस तरह का सवाल किया था, यहाँ पर भी तो है ना। ठीक है, तो इधर रुक जाए फिर, इधर फिर आप अंदाजा करो, अगर यहाँ रुकते हैं तो आप तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट से भी पहले रुक जाएंगे। तो फिर आपको हायर मार्केट शेयर का एडवांटेज कहाँ होने वाला है? सही है ना। जी सर। इसलिए एवरेज कॉस्ट जब आपकी बढ़ती है तो तब आप जब ब्रेक इवन पे आ रहे हैं तो वो आपने वहां तक प्रोड्यूस करना है उसको। अच्छा, इससे, अच्छा,
हाँ अच्छा, ये बात तो हमारी हो गई। तो आगे अगर हम चलें, फिर सेल आउटपुट अगर मैक्सिमाइज करनी है, तरीके तो बहुत से हैं आपकी। खुद प्रोड्यूस करें, कैपेसिटी बढ़ाना चाह रहे हैं तब भी हो सकता है। टेक ओवर मर्जर करना चाह रहे हैं तब भी हो सकता है। रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन ये हम पहले ही आपको मैंने बता दिया हुआ था, तो इसके बारे में ज़्यादा बात तो नहीं करना चाह रहा मैं, लेकिन चलें फिर भी कि ये एक रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन भी ऑब्जेक्टिव है, और जो कि प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम से रिलेट करता है। क्यों मिला, जल्दी बता दो, ये तो मैंने बताया हुआ आपको। सर क्योंकि शेयर होल्डर्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहते हैं और मैनेजर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि उन वो सैलरी और बोनस से लिंक होता है रेवेन्यू। जी बिल्कुल सही हो गया बाहर। बाकी ठीक है, मैं इसको नहीं पढ़ रहा और इसकी कंडीशन यहाँ लिखी हुई है, एम आर इक्वल टू जीरो। तो हम चाहें तो हम ये तीनों डायग्राम एक ही डायग्राम में तीनों भी दिखा सकते हैं, मतलब पेपर में भी पूछ सकते हैं कि बताएं जी कौन सा आउटपुट लेवल जो है वो रेवेन्यू मैक्सिमाइज कर रहा है, या पूछ लेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहा है, या पूछ लेंगे आउटपुट मैक्सिमाइज कर रहा है, या अच्छा आउटपुट मैक्सिमाइजेशन या ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन या सेल्स मैक्सिमाइजेशन एक ही बात है। अच्छा, और ये मैंने यहाँ पर ऐड किया है यहाँ पर, अब ये आपको नजर आ रहा है, इस डायग्राम को देखें। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है वैसे तो ये, तो यहाँ यही बताया कि अगर आप रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं तो आप एम आर इक्वल टू जीरो, जहाँ क्यू वन है वहाँ पे आएंगे, और प्रॉफिट जो मैक्सिमाइज हो रहा है वो क्यू पे हो रहा है। तो वाज़े नजर आ रहा है कि प्राइस जो है वो आप कम रखेंगे, पी नॉट पे आएगी प्राइस, और क्वांटिटी क्यू वन पे चली जाएगी। जबकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में प्राइस को ज़्यादा रखा जाता है और क्वांटिटी कम सेल की जाती है, क्योंकि आपका मकसद होता है कम से कम आउटपुट पे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जाए, यही होती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो ये आपको क्लियर है ना, ये इसको बताने की जरूरत नहीं है कुछ भी। जी सर क्लियर। अब आगे हम प्राइसिंग पॉलिसीज पे। उसमें वहां पे सबसे पहले आती है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इससे आप वैसे तो वाकिफ हैं कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है, ये ओ लेवल में भी हमने पढ़ी हुई है कि आप एक प्रोडक्ट है और उसकी और डिफरेंट प्राइस चार्ज का जनरल अगर हम बात करें तो हम यही कहते हैं कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब प्राइस में फर्क करना फॉर द सेम प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट की डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करना डिफरेंट कस्टमर से। तो इसकी डिफरेंट डिग्रीज हैं, अभी हम देखते हैं फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। लेकिन डिफरेंट प्राइसेस जो आप चार्ज कर रहे हैं एक ही प्रोडक्ट की फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर्स, वो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। उसका मकसद क्या होता है कि आप चाहते हैं कंज्यूमर सरप्लस को प्रोड्यूसर सरप्लस में कन्वर्ट कर लिया जाए। अब वो कैसे, एक जगह जहां मैं एग्जांपल लिख देता हूँ आपको, वैसे भी मैं फर्स्ट डिग्री सेकंड और थर्ड की बात नहीं करूंगा, जहां पर आपको पता है कि आपकी वो इन इलास्टिक है डिमांड मार्केट में, हर एक जगह इलास्टिक है, तो इलास्टिक में तो आप ज़्यादा प्राइस चार्ज कर नहीं सकते, वो आप कर लेंगे इन इलास्टिक में। तो वहाँ ज़्यादा प्राइस चार्ज करने से कंज्यूमर सरप्लस जो है ना वो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूसर सरप्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना। जी सर। अच्छा, तो अब अगर हम ये देखें, उसके लिए लेकिन ज़रूरी क्या है, अगर आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन चाह रहे हैं तो वो परफेक्ट कंपटीशन में नहीं हो सकती। क्यों, वो सिर्फ इन परफेक्ट कंपटीशन में होगी। वजह, कंज्यूमर्स के पास परफेक्ट नॉलेज होती है। परफेक्ट नॉलेज होती है, और दूसरा उसमें फर्म प्राइस टेकर होती है। तो वो प्राइस मेकर जब है ही नहीं तो वो डिफरेंट प्राइसेस कैसे चार्ज करेंगी फॉर द सेम प्रोडक्ट। तो वो प्राइस मेकर ही कर सकता है। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन की कोई भी शक्ल हो, वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का यूज करके फायदा उठा सकते हैं, कंज्यूमर सर्विस को प्रोड्यूसर सर्विस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये अभी हम आगे देखेंगे, ये मैं आपको दिखाऊंगा कि डायग्राम के थ्रू भी कि किस तरह से कंज्यूमर सर्विस को प्रोड्यूसर सर्विस में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि डायग्राम के बगैर तो गुजारा नहीं है ना, वो हम देखेंगे। तो इसलिए हाँ ये है कि अगर वो आप कह लें कि प्योर फॉर्म नहीं है इम्परफेक्ट कंपटीशन की मोनोपोली, तो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन आप कम कर सकते हैं, बेनिफिट कम गेन करेंगे, कम कंज्यूमर सर्विस को प्रोड्यूसर सर्विस में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन अगर वो आपकी एक्सट्रीम केस है, मोनोपोली जैसे है प्योर मोनोपोली, तो फिर आप ये बेनिफिट इससे ज़्यादा उठा सकते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी पहले फर्स्ट डिग्री के ऊपर। तो अब उसमें जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि क्या सिचुएशन है, वेयर द फर्म सेल्स ईच यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट टू अ डिफरेंट कंज्यूमर
डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करके, यानी कि जो कस्टमर जितनी ज्यादा प्राइस पे कर सकता है उतनी प्राइस उससे ले ली। अच्छा, अब वो किस तरह से ऐसे कर सकते हैं? इस तरह से कि आप ना, एक बंदा उतरा गाड़ी से, गाड़ी उसके पास थी Audi या e-tron, तो वैसे वही है, एक ही बात है। तो अब वो जो रेडी वाला है वो उससे ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहा है, वो कह रहा है फ्रूट कितना है, इतने का, और उसको मैटर नहीं कर रहा, आपने उसे वो प्राइस ले ली, उस आपको पता है कि ये प्राइस आसानी से पे कर लेगा। कोई बंदा पैदल जा रहा है, साइकिल पे आया है, उससे आपने प्राइस जो है वो कम, कम बताई, कम, उस आपको पता है कि ज्यादा प्राइस बताऊंगा वो ले ही नहीं सकता, तो आपने दोनों कस्टमर से डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर ली। तो इसलिए ये दुकानदार जो होते हैं, पर्टिकुलरली रेडी वाले, बड़े तेज होते हैं। तो ये देख लेते हैं बंदे को, इसलिए मैं भी गाड़ी जो है वो पीछे खड़ी कर देता हूँ और फिर जाता हूँ आगे पैदल, ताकि वो रेट सही लगाए, रेट ही सही लगाए। अच्छा, तो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, बिल्कुल हमें नजर आता है। अच्छा, फिर अगर हम सेकंड डिग्री को देखें, ये है कि ये सेकंड डिग्री तब होती है जब कंज्यूमर एक चीज को ज्यादा तभी बाय करना चाहेगा जब उसकी कीमत कम होती जाएगी, यानी कि विद एवरी यूनिट जो प्राइस है वो इट स्टार्ट्स टू फॉल, तो फिर उसके मजीद यूनिट लेना पसंद करेगा। कस्टमर कहते भी कि यार आप दोबारा आए हैं, कीमत तो कम करो यार, आपके पुराने कस्टमर हैं कि हम और लेने आए हैं। तो वहां पे फिर आप ये सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हमें नजर आ रही है। जो बंदा पहले ले रहा है उससे प्राइस ज्यादा ली, दोबारा आ रहा है तो प्राइस कम करते गया आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि उसकी फिर विलिंगनेस उस हिसाब से, आपने विलिंगनेस को देखना ना कितनी है उसकी। तो ये काम भी आप कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन सेकंड डिग्री में आप कीमत कम ही करते जाते हैं, यानी कि स्टार्ट में ज्यादा फिर कम, और फर्स्ट डिग्री के अंदर ज्यादा कम दोनों हो सकते हैं, डिपेंड करता है कौन कस्टमर कितनी एबिलिटी रखता है, और वो एबिलिटी आप जाहिर बात है दुकानदार जो है वो बंदे की अपीयरेंस को देखकर ही अंदाजा लगा रहे होते हैं। अच्छा, और पता चलता है, आपको पता है पाकिस्तान में तो गरीब बेचारा शक्ल से पहचाना जाता है, और अमीर का भी पता चल जाता है, उसका एक सर्टेन एटीट्यूड होता है। अच्छा, और थर्ड डिग्री जो होती है, इसमें आप ग्रुप्स आइडेंटिफाई करते हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी वो इसी में आ रही है। ग्रुप्स क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पर इनके लिए प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है, और इस ग्रुप के लिए प्रोडक्ट की डिमांड इन इलास्टिक है। तो उसके लिए आप दो मार्केट्स की बात कर रहे हैं अलग, यानी कि आप ऐसे ले लो कि आप का एक, आप ऐसे लो कि अगर रेडी आपने डिफेंस में लगाई हुई है तो वो रेट ज्यादा देगा, पक्की बात है। और अगर आपने वो रेडी वो कैंची के पास, फाटक के पास लगाई हुई है या टाउनशिप में है, तो वहां पे रेट आपको रिलेटिवली कम मिलेगा, क्योंकि वहां जो लोग आते हैं वो प्राइस सेंसिटिव है, प्राइस आप ज्यादा करेंगे तो वो नहीं लेंगे। और डिफेंस के लोगों को प्राइस से मैटर ही नहीं कर रही, उनको मैटर क्या कर रहा है, चीज अच्छी मिल जाए बस ठीक है। तो ये भी होता है। तो ये अगर आप कर रहे हैं तो आपने वो ग्रुप्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं, जहां डिमांड इलास्टिक है प्राइस कम कर दी, जहां इन इलास्टिक है वहां प्राइस ज्यादा कर दी, तो ये थर्ड डिग्री कहलाएगी। जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड में मेरा ख्याल प्रॉब्लम हमको नहीं होगी, मैं डायग्राम से भी दिखाऊंगा जरूर, अभी आज नहीं, ये भी नीचे डायग्राम है, इसके बाद में बात करेंगे। तो अभी यहाँ तक समझ आ गई? जी सर। अच्छा, अभी कंडीशन जल्दी से देखो। देयर मस्ट हैव अ मैकेनिज्म फॉर कीपिंग द मार्केट सेपरेट, जारी बात है। भैया अगर दोनों मार्केट, जहां आप एक जगह प्राइस कम चार्ज कर रहे हैं, एक जगह ज्यादा कर रहे हैं, और कस्टमर को पता है कि वो चीज मार्केट में सस्ती कहाँ मिल रही है, तो फिर वहां से लेंगे ना, आपसे क्यों लेंगे? आपको फिर कोई फायदा नहीं होने वाला उसका। फिर there should not be any possibility of consumers buying at a cheap price and then selling on the product at a higher price। मैं एग्जांपल इसके अगर दूं आपको, कि हवाई जहाज में आप जा रहे हैं, एंड ऑफ द ईयर ट्रैवल, आप माशाल्लाह करती हो ट्रैवल, एंड ऑफ द ईयर ट्रैवल करेंगे तो टिकट की प्राइस बहुत ज्यादा होती है, और मिड ऑफ द ईयर ट्रैवल करेंगे तो टिकट की प्राइस कम होती है। कमर्शियल रेट बिजली का ज्यादा होता है, रेंट भी ज्यादा होता है, कंज्यूमर रेट कम होता है, और ये मार्केट सेपरेट, ऊपर की बात करूं तो वो सेपरेट ही होती हैं। ठीक है, आप सेपरेट रख सकते हैं, ये पॉइंट कवर हो रहा है ना, कि ये एंड ऑफ द ईयर ट्रैवल करने वाले हैं, ये मिड ऑफ द ईयर ट्रैवल करने वाले हैं। ठीक है, ये बिजनेस क्लास है, ये टूरिस्ट हैं, ये कमर्शियल यूज करने वाले हैं, ये होम कंजम्पशन को यूज करने वाले हैं। ठीक है ना? अच्छा, और ये कि दूसरी चीज के कंज्यूमर जो है वो, उसको ना पता चले कि वो चीज जो है वो एक जगह सस्ती है और एक जगह, मतलब वो वहां जा पाएगा तभी ना,
तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी ना हो। आप एक तो सेपरेट कर पाए पहली बात कि यार ये हम इस तरह से बेच सकते हैं और वो ले लेंगे, लेकिन एट नो पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा हो कि वो लोग जो हाई प्राइस में ले रहे हैं उनको अगर पता चल जाए कि सस्ती चीज मिल रही है तो वो वहां से जाके ले भी सकें। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन है, दोनों सिमिलर लग रही है लेकिन है नहीं। एक तो है कि आप मार्केट्स को दो सेगमेंट्स में आइडेंटिफाई कर सकें, डिवीजन कर पॉसिबल हो। तो अदरवाइज हम बात करते हैं अंडे, ऑर्गेनिक एग, अब उसको कैसे डिवाइड करेंगे दो मार्केट्स में? वो नहीं हो सकती। तो वो रेट वही रहेगा उसका, उस केस में। अच्छा, तो नीचे जो है वो कि वो मार्केट में जाए ना। और तीसरी बात, कंज्यूमर्स वही मस्ट हैव अ डिफरेंट विलिंगनेस टू परचेज और हैव डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। विलिंगनेस टू परचेज का मतलब है कि उनकी, मैं अगर बताऊं कि डिमांड